हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन सक्सेस प्लस एकेडमी। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है हमारा दैट इज इरिगेशन एफिशिएंसी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपको मैं बता दूं, इरिगेशन एफिशिएंसीज के जो फॉर्मूलाज डेराइव होते हैं उन पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट इनकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और भी कुछ अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं। वो सारे के सारे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो हमारे पास एफिशिएंसी होती है दैट इज कन्वेयंस एफिशिएंसी, या इसको बोलते हैं वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। हेडिंग डालिए आप लोग, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। देखो एक बार आप इधर देखो, ये मेरे पास एक कोई रिवर है, ठीक है ना। इस पे मैंने यहाँ पे एक हेडवर्क बनाया, ठीक है। हेडवर्क में कुछ भी हो सकता है, आपका बियर बैराज कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इस हेडवर्क को इसलिए बनाया जाता है ताकि मैं यहां से इस पर्टिकुलर पार्ट से एक कैनाल निकाल सकूं, ठीक है ना। तो मैंने यहां से एक कैनाल निकाली, दैट इज मेन कैनाल। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे माइनर कैनाल आती है, देन मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी आती है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी आती है, देन फाइनली वाटर कोर्स या फील्ड कैनाल आती है अपने पास। ये सारा की सारा सिस्टम या लेआउट मैं आपको कैनाल में बता चुका हूं, तो मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहां से इस हेडवर्क से मैंने एक कैनाल निकाली, और ये कैनाल घूमती घामती मेरे कहां तक पहुंच गई, फील्ड तक पहुंच गई। ये लो जी, ये है आपका फील्ड। क्लियर, ये आपका यहाँ पे फील्ड है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, अगर इस कैनाल के हेड से यहां से मैं कुछ वॉल्यूम चलाता हूं वाटर की, मैंने ऐसा माना कि यहां से मैंने वी वॉल्यूम चलाई वाटर की, तो क्या अगर ये पानी फील्ड तक पहुंचेगा तो सेम वॉल्यूम लेके पहुंचेगा? क्या नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि भैया जब हेड से और फील्ड तक कैनाल का वाटर पहुंचेगा तो उसमें कुछ लॉस हो चुके होंगे, ठीक है। और लॉस जो होते हैं अपने कौन कौन से होते हैं, मेजर लॉस। भाई कैनाल में दो टाइप के लॉस होते हैं ना, एक तो होता है अपना इवेपोरेशन लॉस, और सेकंड होता है अपना सीपेज लॉस, ठीक है। क्लियर। तो अगर मैं कैनाल के हेड से कुछ क्वांटिटी का वाटर छोड़ता हूं तो फील्ड तक पहुंचते पहुंचते उसमें कुछ लॉस हो चुके होते हैं और एग्जैक्ट वॉल्यूम वाटर की नहीं पहुंचती है, ठीक है। और जो लॉस कैनाल के हेड से फील्ड तक वाटर पहुंचने में होते हैं उन्हें बोला जाता है कन्वेयंस लॉस, ठीक है। तो इन्हें क्या बोल दूंगा मैं, इन्हें बोल दूंगा कन्वेयंस लॉस, ठीक है ना। क्लियर। कन्वे का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। तो यहां से वाटर पहुंच के यहां पे पहुंचा, तो इसके बीच में क्या हो गए मेरे पास, कन्वेयंस लॉस हो गए। दो टाइप के होते हैं, एक इवेपोरेशन होता है, दूसरा सीपेज लॉस होता है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं जब मैंने कैनाल पढ़ाई थी कि अगर मेरे पास अनलाइन कैनाल है तो सीपेज लॉस बहुत ज्यादा होगा, अगर लाइन कैनाल है तो सीपेज लॉस बहुत कम होगा। क्लियर है ना। ये सारी की सारी बात कैनाल में पढ़ चुके हैं, इनको यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक। तो ये बात हो गई मेरे पास कि अगर मैंने यहां से कुछ वॉल्यूम वाटर की चलाई थी तो वो सेम नहीं पहुंचती है, चेंज हो जाती है, उसमें कुछ लॉस हो जाते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जब मैंने हेड से वाटर चलाया था कैनाल में या डिलीवर किया था, तो मेरे पास जो वाटर की वॉल्यूम थी वो थी वी आई, ठीक है ना। और जैसे जैसे मेरे पास ये वाटर फील्ड में पहुंचा इसमें लॉस्ट होते गए, ठीक है। और जो वॉल्यूम मेरे पास फील्ड पे पहुंची उसे मैंने बोल दिया वी एफ। क्लियर है ना। वी आई है मेरे पास, यहां पे लिख देता हूं इसके बारे में मैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर डाइवर्टेड इनटू कैनाल। और वी एफ क्या है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर इनटू फील्ड। ये बात दोनों आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए अपने पास बात आती है एफिशिएंसी की, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। पहली बात तो जो वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी है इसके आप नाम पे जाओ, देखो चार पांच तरह की अपने पास एफिशिएंसी होती है, सबके छोटे छोटे फॉर्मूले बनते हैं, सबकी डेफिनेशन कुछ ना कुछ अलग होती है, लेकिन ये अगर सारी एक साथ पढ़ोगे तो कंफ्यूज कर देंगी आपको। इसलिए हमेशा एफिशिएंसी का नाम पकड़ के चलो आप। यहाँ पे आपके पास है वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी, दैट मींस कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, कन्वेयंस से रिलेटेड है। और कन्वेयंस से रिलेटेड है तो किसको ये अकाउंट करेगी, किसको लेके चलेगी, कन्वेयंस लॉस को लेके चलेगी, ठीक है ना। तो यहां पे मैं एक पॉइंट बना सकता हूं, इट अकाउंट वाटर कन्वेयंस लॉस। क्लियर है। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है
कि जब मैं वाटर को कैनाल के हेड से लेके फील्ड तक चलाता हूं, भेजता हूं, तो उसमें जो सीपेज लॉस होते हैं उन्हें कौन सी एफिशिएंसी अकाउंट करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एईएन जेईएन में। क्लियर है ना? अब बात ये आती है कि वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी क्या होती है, इसको हम समझते हैं। देखिए, आपको पता है वीआई जो वॉल्यूम है वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने वॉल्यूम चलाई थी यहां से, और फील्ड तक पहुंचते पहुंचते इसमें लॉस हो चुके हैं, तो वीएफ जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं वीआई से कम है। क्लियर है ना ये बात? तो वाटर एफिशिएंसी हमें ये बताती है, सॉरी, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी हमें ये बताती है कि जो वॉल्यूम मैंने स्टार्टिंग में डिलीवर की थी कैनाल में, उसके रेस्पेक्ट में कितना वाटर मेरा फील्ड में पहुंचा है, उसके रेशो को कौन बताता है? आपका वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी बताती है। तो अगर इसकी मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास? वी एफ बाय वी आई। ठीक है, क्लियर? ये लो जी, बन गई आपके पास। अगर परसेंटेज में निकालनी है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो कोई बड़ा काम भी नहीं है। ठीक है ना? इसकी डेफिनेशन कुछ होती नहीं है, डेफिनेशन अगर इसकी लिखूंगा मैं तो रेशियो वाला फंडा लगा दूंगा, तो वो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर? आपको समझ में आ गई कि जो वॉल्यूम मैंने कैनाल में स्टार्टिंग में डिलीवर करी, उसके रेस्पेक्ट में कितना वाटर मेरा फील्ड में पहुंचा, उसे कौन बताएगी? वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी बताएगी। ठीक है, बनाए इसको, अगली पढ़ते हैं इसके बाद अपन। सेकंड एफिशिएंसी आप डालें वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से पढ़ना इसको थोड़ा। ये न्यूमेरिकल में काम आएगी आपके, है ना? सेकंड टाइप की एफिशिएंसी डालें वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। इसे डिनोट किया जाता है नीटा ए से। ठीक है ना? इससे समझने से पहले एक बार वापस उधर आए हैं आप और समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। देखिए, ये मेरा फील्ड का ग्राउंड लेवल है। क्लियर? ग्राउंड लेवल से कुछ डेप्थ नीचे रूट जोन होता है। ठीक है, तो मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या मान लिया? इसको मान लिया मैंने रूट जोन। तो ये मेरे पास हो गई यहाँ पे रूट जोन। कोई समस्या नहीं है इस चीज में? क्लियर? यहाँ पे कुछ ना कुछ मैंने क्रॉप्स लगा रखी होंगी, ये मैंने क्रॉप्स लगा रखी है यहाँ पे। ठीक, अब देखें आप, जब मैंने फील्ड में वाटर डिलीवर किया था तो उसकी वॉल्यूम आई थी मेरे पास वीएफ। ये बात तो हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब देखो, समझो एक चीज को, यहाँ पे ये जो क्रॉप है ये अपना वाटर कहां से ले रही है? अपने यूज का वाटर कहां से ले रही है? इस सॉइल से। ठीक है, और कौन सी सॉइल? जो कि रूट जोन में प्रेजेंट है। ठीक है, क्रॉप को ओनली उस सॉइल से मतलब होता है जो कि रूट जोन में है, उसके नीचे जितनी भी सॉइल है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो रूट जोन की जो सॉइल है उसके पोर्स के बीच में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें कौन लेता है? क्रॉप अपने यूज में लेती है, और इसी सॉइल से इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन भी होता है। क्लियर है? तो धीरे धीरे क्या होगा, इस रूट जोन की सॉइल में मॉइस्चर की कमी हो जाएगी, और जब मॉइस्चर की कमी हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा? एडिशनल वाटर सोर्स से इस पर्टिकुलर सॉइल में मॉइस्चर प्रोवाइड करवाऊंगा। दैट मींस इसमें क्या प्रोवाइड करवाऊंगा? वाटर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, जब मैंने इसमें वाटर प्रोवाइड किया तो वो कितने वॉल्यूम का था? वीएफ वॉल्यूम का था। ठीक है ना? अब ये वीएफ वॉल्यूम वाटर की जब आई तो ऐसा तो नहीं है ना कि जितना वॉल्यूम वाटर मैंने प्रोवाइड किया वो सारा की सारा रूट जोन में जाके इकट्ठा हो जाएगा। नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, यहां पे मेरे पास वीएफ वॉल्यूम आई, जब मैंने इसको फील्ड में प्रोवाइड किया तो कुछ पार्ट में ऐसा मान सकता हूं कि सरफेस रन ऑफ में बह गया होगा। ठीक है, तो ये रेड जो एरो है आपका क्या बता रही है? ये बता रही है आपका सरफेस रन ऑफ। इसको मैं डिनोट कर देता हूं कैपिटल आर से। ठीक है, और कुछ वाट जो कि मैंने वाटर इसमें डिलीवर किया था वो कहां चला जाएगा? सीपेज लॉस में या परकोलेशन लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास? सीपेज लॉस। इसे डिनोट कर देता हूं मैं कैपिटल एस से। क्लियर है? समझ में आ गई बात आपको? और बचा कुचा जो वाटर है वो कहां स्टोर हो जाएगा? रूट जोन में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और जो वाटर रूट जोन में स्टोर हुआ है उसे लिख देता हूं मैं वी आर जेड, लिख सकता हूं, जस्ट एक नोटेशन है। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास? वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा हो गया, आप समझ लें इसको, है ना? क्लियर? तो ये मेरे पास तीन चीज आ गई। ठीक है, अब देखें वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या बताती है। मैंने आपको सबसे पहले ही बोला था कि आप नाम को पकड़ें। क्या है यहाँ पे? वाटर एप्लीकेशन। दैट मींस वाटर की एप्लीकेशन एफिशिएंसी, या कितनी डिग्री पे वो अप्लाइड किया जा रहा है फील्ड में, उसको बताएगी। तो देखें यहाँ पे, जो मैंने वॉल्यूम डिलीवर की थी वीएफ,
उसके रेस्पेक्ट में कितना वाटर इस रूट जोन में जाके इकट्ठा हुआ या स्टोर हुआ, उसे कौन बताएगा? आपकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बताएगी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूं तो ये क्या है कि इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड या डिलीवर्ड इनटू फील्ड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नीटा ए का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास? वी आर जेड बाय वी एफ इंटू 100। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। क्या है कि जो वॉल्यूम मैंने फील्ड में डिलीवर करी उसके रेस्पेक्ट में कितना वाटर मेरे पास रूट जोन में इकट्ठा हुआ, वो कौन बता रहा है? आपकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बता रही है। ठीक है ये बात। अब यहां पे अगर आप देखें तो इस फॉर्मूला को मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? देखो उधर देखो, आपको पता है यहाँ पे वीएफ वॉल्यूम मेरे पास आई थी वाटर की। ये जो वीएफ वॉल्यूम आई थी ये तीन तरीके से मेरे पास निकल गई थी। पहला तो सरफेस रन ऑफ में कुछ पार्ट बह गया था, दूसरा मेरे पास सीपेज लॉस में कुछ पार्ट चला गया था, और तीसरा बचा कुचा पार्ट मेरे पास रूट जोन में इकट्ठा हो गया था। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो वी एफ क्या हो जाएगा मेरे पास? एस प्लस आर प्लस में वी आर जेड लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना? ठीक है ना। और अगर मैं यहां से वी आर जेड का वैल्यू निकालना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? वी एफ माइनस एस प्लस आर लिख सकता हूं। और एस क्या है मेरे पास? सीपेज लॉस है। आर क्या है? रन ऑफ लॉस है। इन दोनों को कंबाइंडली मैं एक तरीके से लॉसेज लिख दूं। ठीक है ना। तो इसको मैं वापस रिराइट कर देता हूं वी एफ माइनस लॉसेज। ठीक है ना। ये हो गया मेरे पास वी आर जेड का फॉर्मूला एक नया। क्लियर है। और इस इक्वेशन को अगर मैं यहां पे पुट कर देता हूं तो मेरे पास एफिशिएंसी की एक नया फॉर्मूला या नई इक्वेशन बन जाएगी। दैट इज नीटा ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस लॉसेज डिवाइड बाय वी एफ। ठीक है ना। इस तरीके से भी एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। क्लियर। बनाए इसको। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया करें आप, क्योंकि अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात जो पूछी जाती है, देखो यहां पे जो मेरा नीटा ए है या जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है, इसकी वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है क्या? आप कुछ सोच के देखें, एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है क्या इसकी? यहाँ पे है मेरे पास जो कि स्टोर हुआ है रूट जोन में, और यहाँ पे है मेरे पास जो कि मैंने डिलीवर किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वीएफ वॉल्यूम है वाटर की वो हमेशा स्टोर से ज्यादा होगी, क्योंकि कुछ पार्ट तो बह के भी निकलेगा ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वी आर जेड की वैल्यू होगी वो हमेशा वीएफ से कम होगी। तो यहाँ पे जो नीटा ए है इसकी वैल्यू भी क्या होगी? हमेशा लेस देन 1 ही होगी। क्लियर है ना ये बात। और आपके लिए क्वेश्चन है, इससे पहली वाली जो एफिशिएंसी पढ़ी थी हमने वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी, उसमें नीटा सी की वैल्यू एक से ज्यादा होगी, कम होगी या बराबर होगी, वो आप बताएं मुझे कमेंट में। ठीक है ना। बनाएं इसको, फिर आगे चलते हैं। बन गया होगा। देखो इसके अलावा एक और बात है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो क्या है उसको समझते हैं एक बार। देखो हमने इरिगेशन के मेथड पढ़े, हमने बहुत सारे मेथड पढ़े, वाइल्ड फ्लडिंग पढ़ा, प्री फ्लडिंग पढ़ा, इसके अलावा मैंने स्प्रिंकलर पढ़ा, ड्रिप पढ़ा, सारे कुछ मैंने पढ़े। वो तरीके क्या थे कि वाटर को मैं फील्ड में किस तरीके से डिलीवर कर रहा हूं, वो उसी बात पे डिपेंड थे। और उनमें हर किसी में अलग अलग टाइप से लॉस हो रहे थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं फ्री फ्लडिंग की तो उसमें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। अगर मैं बात करूं स्प्रिंकलर की तो उसमें कम लॉस हो रहा था काफी। अगर मैं ड्रिप की बात करूं तो उसमें बहुत ज्यादा कम लॉस हो रहा था। बात समझ रहे हो ना आप। तो यहां पे अगर आप देखें, ये वी आर जेड को मैंने क्या लिखा था? वी एफ माइनस टोटल लॉसेज डिवाइड बाय वी एफ इंटू 100। ये था ना मेरे पास नीटा ए। तो आपको पता है अगर मैं फ्री फ्लडिंग की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं सेम वाटर डिलीवर कर रहा हूं फ्री फील्ड में, आप एक ऐसा एग्जांपल लें, आप एक ऐसी कंडीशन माने कि ये मेरे पास फील्ड है, ठीक है ना, और इस फील्ड में मैं वी एफ वॉल्यूम डिलीवर कर रहा हूं। ठीक है। अब मैंने पहले इस फील्ड में वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेथड लिया फ्री फ्लडिंग। अब फ्री फ्लडिंग में आपको पता है कि जो लॉस होते हैं वो मेरे पास बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वाटर जो है मेरा सरफेस रन ऑफ के रूप में बह जाता है। तो अगर मेरे पास लॉस ज्यादा होंगे, दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है ये कम हो जाएगा, और नीटा ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है, समझ रहे हो ना बात को। दूसरा अगर मैं मेथड यहाँ पे काम में लेता हूँ सरफेस अपना सॉरी स्प्रिंकलर मेथड, ठीक है। स्प्रिंकलर मेथड में आपको पता है कि जो लॉस होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। अगर लॉस यहाँ पे कम होंगे तो ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और नीटा ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? मेरे पास ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है ना। अगर मैं ड्रिप की बात करूं
ड्रिप इरिगेशन की बात करूं तो ड्रिप इरिगेशन में लॉस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है ना। अगर लॉस नेग्लिजिबल है मेरे तो नीटा ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी आपके पास, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। क्लियर, समझ में आई बात। तो यहां पे आप दो तीन बातें नोट कर लें कि अगर मेरा स्प्रिंकलर मेथड काम में आ रहा है तो नीटा ए की वैल्यू आती है मेरे पास 80 टू 85%, ठीक है। अगर मेरा ड्रिप यूज आ रहा है तो मेरे पास नीटा ए की वैल्यू आएगी 90 टू 95%। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगी आपको, लेकिन ये एग्जाम ने सही मानी है इसलिए मैं यही लिख रहा हूँ। कई जगह आपको ड्रिप की वैल्यू होगी 95 टू 98, वो भी सही है, उसमें भी कोई गलत नहीं है, डिपेंड वो सॉइल पे भी करता है, ठीक है ना। एवरेज यही आती है, क्लियर है ना। और अगर फ्री फ्लडिंग लूंगा तो उसकी 50% से भी कम होती है, ठीक है ना। ये दोनों पूछी जा सकती है इसलिए मैंने आपको बता दिया। बनाए। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं, देखो वाटर कन्वेयंस में तो मैंने पढ़ा था कि वो कन्वेयंस लॉस को अकाउंट करती है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो है वो कौन से लॉस को अकाउंट करती है, कौन से लॉस को बताती है हमें, आप बताओ मुझे कमेंट में, ठीक है ना, आंसर देना, ये अगली वीडियो में बताऊंगा नहीं। थर्ड जो मेरे पास एफिशिएंसी आती है दैट इज वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, हेडिंग डालें थर्ड, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। देखो इसको डिनोट किया जाता है नीटा एस से, क्लियर। देखो फिर से अपन को काम यही करना है, हमेशा नाम पकड़ना है एफिशिएंसी का। वाटर स्टोरेज कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, स्टोरेज से रिलेटेड है। देखो फिर आ जाओ उसी डायग्राम पे, ये बात तो अपन समझ चुके थे कि जब मैं वॉल्यूम डिलीवर करता हूं वाटर की तो वी आर जेड मेरे पास क्या हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है। एक और बात है, जब मैंने इरिगेशन नहीं किया था, मैंने आपको बताया था कि मिट्टी में क्या हो जाती है, मॉइस्चर की कमी हो जाती है, ठीक है। जब मॉइस्चर की कमी होगी तो यहाँ पे जो मेरे पास क्रॉप लगी हुई है इसकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगी कि भैया मुझे इतना इरिगेशन चाहिए या इतना पानी के डेप्थ मुझे चाहिए, ठीक है। तो जब मैंने इरिगेशन नहीं किया था तो रूट जोन में जो सॉइल थी उसकी कुछ ना कुछ वाटर की रिक्वायरमेंट थी कि इतना वाटर मुझे चाहिए, और उस रिक्वायरमेंट को यहाँ पे लिख देता हूं मैं वी आर आर जेड। ये क्या हो गया मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन रूट जोन। क्लियर है ना ये बात भाई। इरिगेशन से पहले इतना तो रूट जोन में रिक्वायर्ड था, और इरिगेशन के बाद वीआरजेड मेरे पास हो गया स्टोर, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी आपको क्या बताती है, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी हमें ये बताती है कि रूट जोन में जो सॉइल थी उसकी रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन में कितना वाटर उसमें स्टोर हुआ, ठीक है ना। समझ रहे हो बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर मैं ये बोलूं कि वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी की डेफिनेशन बताओ तो ये क्या हो जाएगी, इट इज अ रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन टू वाटर रिक्वायर्ड इन रूट जोन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूं इसका नीटा एस, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, वी आर जेड बाय वी आर आर जेड। समझ में आई बात, ये हो गया मेरे पास रिक्वायर्ड वाला पार्ट और ये हो गया मेरे पास स्टोरेज वाला पार्ट, ठीक है। परसेंटेज में चाहिए तो डिवाइड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100%। क्लियर, समझ में आई होगी बात आपको। दूसरी बात अगर अपन देखें यहां पे तो नीटा एस की वैल्यू क्या एक से कम हो सकती है क्या, बताओ, एक से ज्यादा हो सकती है क्या या बराबर हो सकती है क्या, देखते हैं इस चीज को अपन। यहां पे अगर मैं देखूं तो वी आर आर जेड क्या था मेरे पास, रिक्वायर्ड था, ठीक है, और ये क्या था मेरे पास, स्टोर्ड था। तो तीनों केस बन सकते हैं अपने पास, ठीक है। मेरे पास ऐसा मानिए ये मेरे पास रिक्वायर्ड थी, जब मैंने इरिगेशन किया तो हो सकता है जितना रिक्वायर्ड वाटर था उससे कम वाटर स्टोर हुआ हो, ठीक है ना, अगर मैंने काम पानी प्रोवाइड किया है तो। दूसरा मेरे पास केस बन सकता है कि जितना वाटर मेरे पास रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा स्टोर हो गया हो, ठीक। और तीसरा केस मेरे पास बन सकता है कि जितना वाटर मुझे रिक्वायर्ड था सेम टू सेम उतना ही इसमें स्टोर हो गया हो, ठीक है। तो मेरे पास तीनों केस बन सकते हैं, वी आर जेड की वैल्यू वी रिक्वायर्ड आर जेड से बराबर हो सकती है, दोनों छोटी बड़ी हो सकती है, क्लियर है ना। तो तीनों केस बन सकते हैं अपने पास, नीटा एस की वैल्यू एक से कम भी हो सकती है, नीटा एस की वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है, और नीटा एस की वैल्यू एक के बराबर भी हो सकती है, ठीक है ना, ये स्पेशल है। बाकी सब में एक से कम ही होती थी जनरली। बना ले इसको, एक बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सी एफिशिएंसी की वैल्यू एक के बराबर हो सकती है या कौन सी एफिशिएंसी 100% हो सकती है। चार ऑप्शन दिए हुए थे, आंसर था आपका वाटर स्टोरेज। बनाए इसको।
फोर्थ एफिशिएंसी आती है, हेडिंग डालिए वाटर यूज एफिशिएंसी। ये हटा रहा हूं मैं, आप बना लें इसको। फोर्थ हेडिंग डालिए आप लोग, वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है ना। देखो फिर से नाम पकड़ो, एफिशिएंसी का क्या आ रहा है, वाटर यूज, मतलब कि क्रॉप ने कितना वाटर यूज किया है उससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो अपने ये क्या था, फील्ड था या ग्राउंड सरफेस था, इसमें मैं कितना वाटर प्रोवाइड करवा रहा था, कितना वाटर डिलीवर करवा रहा था, वो वॉल्यूम थी मेरे पास वीएफ। ठीक है ना। अब जितना वाटर मैंने प्रोवाइड करवाया, क्या उतना वाटर क्रॉप यूज कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी, क्रॉप की रिक्वायरमेंट तो कुछ और थी। ठीक है ना। तो क्रॉप ने वाटर प्रोवाइड करने के बाद जो वाटर यूज लिया इसमें से, उसको मैंने बोल दिया वी यू। ठीक है, वी यू को क्या बोला मैंने, वाटर वॉल्यूम यूज बाय क्रॉप। ठीक है। इसे कई बार अपन कंजप्टिव यूज के बराबर भी लिख देते हैं। कंजप्टिव यूज क्या होता है आगे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, अभी इतना मत सोचो आप। कई जगह वाटर यूज जो होता है उसे कंजप्टिव यूज के बराबर लिख देते हैं। कंजप्टिव यूज अपन आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा की पूरा टॉपिक है। क्लियर है ना। देखो वाटर यूज एफिशिएंसी हमें क्या बताती है कि जो वाटर मैंने फील्ड में डिलीवर किया था वीएफ, उसके कंपैरिजन में कितना वाटर क्रॉप ने यूज किया। ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताना चाहूं तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज बाय क्रॉप टू या डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड इनटू फील्ड। तो देखिए यहां पे इसको मैं लिखता हूं, नीटा यू इज इक्वल टू वी यू बाय वी एफ, और परसेंटेज में चाहिए तो 100%। सेम बात करूं अगर मैं, नीटा यू की वैल्यू जो है एक से ज्यादा हो सकती है क्या, पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब। मैंने यहाँ पे वी एफ वाटर डिलीवर किया, सारा की सारा तो क्रॉप यूज ही नहीं कर सकती, नहीं कर सकती ना। ऑब्वियस सी बात है, जो वी यू की वैल्यू होगी वो हमेशा वी एफ से कम ही होगी। ठीक है ना। तो इसी वजह से नीटा यू की जो वैल्यू आएगी मेरे पास हमेशा एक से कम आएगी। क्लियर, बनाए इसको। हाँ, तो पांचवें नंबर की एफिशिएंसी डालिए आप, हेडिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। देखो ये जो एफिशिएंसी है ये थोड़ी बाकियों से अलग है और इंपॉर्टेंट भी है, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, देखो समझते हैं इसको पहले अपन। ये क्या बताती है हमें, देखो नाम से पता चल रहा है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, कि रूट जोन जो है हमारा सॉइल का या क्रॉप का, उसमें वाटर कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है उसके बारे में हमें बताती है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। तो अगर मैं इसके बारे में लिखना चाहूँ एक लाइन, तो क्या होगी, इट इंडिकेट द डिग्री at which water is uniformly distributed in root zone। देखो समझते हैं अब इस चीज को, ये कैसे होता है, वाटर रूट जोन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस बात को समझते हैं। देखिए ये मेरे पास एक कोई फील्ड का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, मैं साइड से देख रहा हूँ फील्ड के, ये मेरे पास स्टार्टिंग है फील्ड की, इसे मैं बोलता हूँ हेड, और ये मेरे पास लास्ट है फील्ड का, इसे बोलते हैं अपन टेल। क्लियर है। कोई भी मेरे पास सरफेस मेथड चल रहा है, जैसे कि मैं फ्री फ्लडिंग करा रहा हूं या बॉर्डर फ्लडिंग करा रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, एक साइड से वाटर को अलाउ करता हूं इसमें फ्लो के लिए। ठीक है ना। तो मैंने ऐसा माना, मैंने हेड की साइड से वाटर अलाउ किया इसमें। ठीक है, तो हेड के पास की जो सॉइल है उस पे क्या होगा, सबसे पहले वाटर आएगा और उसके जो पोर्ट्स है वो फिल होंगे। ठीक है, जब सारे के सारे पोर्ट्स उसके वाटर से फिल हो जाएंगे देन वाटर आगे जाएगा। ठीक है, इस टाइप से फिर यहाँ पे जो सॉइल है उसके पोर्ट्स फिल होंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि वाटर मेरा टेल तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, और जैसे ही मेरा वाटर टेल पे पहुंचता है, यहां से वाटर की सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, यही होता है नॉर्मली। अब आप अगर आप पे देखें तो जो मेरा हेड वाला सॉइल है या हेड के पास वाली जो सॉइल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा देर तक वाटर रुका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सबसे ज्यादा देर तक वाटर रुकता है, तो यहाँ पे जो डेप्थ होगी वाटर के पेनिट्रेशन की वो भी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैंने ऐसा माना कि जो मेरा हेड साइड है, यहाँ पे जो पेनिट्रेशन की डेप्थ है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, और अगर मैं टेल की बात करूं तो टेल पे सबसे कम देर तक वाटर रुका, तो यहाँ पे जो डेप्थ होगी वाटर की वो भी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो मैंने ऐसा माना इतनी डेप्थ तक टेल पे वाटर पेनिट्रेट किया है, इसको मैंने बोल दिया D1।
डेप्थ, और टेल पे मैंने बोल दिया D2 डेप्थ, ठीक है। कहीं बीच पे मैंने और मान लिया, इसको बोल लिया मैंने D3 डेप्थ। क्लियर है ना? अब मैं क्या करता हूं, इनको एक लाइन से मिला देता हूं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको एक लाइन से मिला दिया। क्लियर है? अब यहाँ पे जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है उसका अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो वो होगा मेरे पास एन डी इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल डी बाय कैपिटल डी इंटू 100%। ठीक है ना? देखिए ये जो आपके पास D1 D2 D3 है, ये क्या है? वाटर की पेनिट्रेशन वैल्यू है कि हेड पे कितना पेनिट्रेट किया है, टेल पे कितना किया है, और एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे कितना किया है। ये आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। जैसे कि आपको बता देगा कि ये मेरा हेड है, हेड पे 2 मीटर पेनिट्रेशन हुआ है, टेल पे 1 मीटर पेनिट्रेशन हुआ है, और हेड से 1.5 मीटर दूर या 15 मीटर दूर मेरे पास 1.5 मीटर पेनिट्रेशन हुआ है। ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी निकालो। ठीक है, तो फॉर्मूला जो अपना वर्क करता है यहाँ पे वो ये वाला करता है। इसकी हेल्प से अपन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए स्मॉल डी जो है और कैपिटल डी जो है वो बताते हैं इसके एवरेज को। ठीक है ना? कैपिटल डी जो है मेरा वो बताता है एवरेज पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ वाटर, और स्मॉल डी जो है मेरा ये बताता है एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशंस। क्लियर है ना? इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं, अभी आपको स्मॉल डी और कैपिटल डी में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो ये एक अपन क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? इसको बनाएं एक बार आप। कैपिटल डी की अगर मैं बात करूं तो वो तो सिंपल हो जाएगा ना, यहाँ पे D1 प्लस D2 बाई D3, सॉरी D1 प्लस D2 प्लस D3 बाय 3। ठीक है ना? एवरेज निकालना है, और स्मॉल डी कैसे निकालते हैं वो भी अपन बात करते हैं। ठीक है, इसको बनाएं आप एक बार। बना लिया होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसका। एग्जाम्पल है, आपके पास कोई फील्ड है, ठीक है ना? उसके हेड पे जो पेनिट्रेशन आ रहा है वो आ रहा है 2 मीटर वाटर का। ठीक है, टेल पे जो है पेनिट्रेशन वो है आपका 1.5 मीटर, और कहीं बीच में पेनिट्रेशन है आपका 1.7 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना? ये वाला पार्ट हो गया मेरे पास हेड का, और ये हो गया मेरे पास टेल का। और आपसे पूछा है कि भैया इस केस में मेरे पास आप वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बताइए। ठीक है, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, कितना होता है? एन डी इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल डी बाय कैपिटल डी मल्टीप्लाई बाय 100%। तो देखो कैपिटल डी जो है वो तो अपने को पता है क्या होता है। ये जो मेरे पास अलग अलग पेनिट्रेशन डेप्थ दी हुई है इनका एवरेज, तो कैपिटल डी तो मैं आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहाँ पे देखें अगर, तो कैपिटल डी क्या हो जाएगा? 2 प्लस में 1.7 प्लस में 1.5 बाय 3, ये आ जाएगा आपका 1.73 मीटर। क्लियर है ना? अब देखिए स्मॉल डी की बात करते हैं अपन। स्मॉल डी क्या होता है? यहाँ पे स्मॉल डी होता है एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशंस। यहाँ पे मेरे पास एक मीन वैल्यू मिल गई, एवरेज वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये सारी की सारी जो डेप्थ है इनके डेविएशंस फाइंड आउट करूंगा। निकालता हूं, ये देखती है स्मॉल डी वन कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 माइनस 1.73, कितना आया? 0.27 मीटर। ठीक है, D2 निकालना चाहूं मैं तो कितना हो जाएगा? 1.7 माइनस 1.73, कितना आ गया? माइनस 0.03 मीटर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं D3 निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 1.5 माइनस 1.73, ये कितना आ जाएगा? माइनस 0.23 मीटर। क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पे अगर मैं स्मॉल डी निकालना चाहूं तो ये क्या है? एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशंस। यहाँ पे मैं प्लस माइनस को कंसीडर नहीं करूंगा, ओनली क्या लूंगा? इनका मैग्नीट्यूड लूंगा। तो अगर मैं इन तीनों का एवरेज निकालना चाहूं तो बताइए कितना आएगा? डी इज इक्वल टू 0.27 प्लस में 0.03 प्लस में 0.23 बाय 3। मैग्नीट्यूड को लेना है, साइन को नहीं लेना है। इनका प्लस माइनस कुछ ही हो, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.177।
177 मीटर, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे अगर देखें तो स्मॉल डी की वैल्यू भी मिल चुकी है, कैपिटल डी की वैल्यू भी मिल चुकी है, तो आप यहाँ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लोगे। देखो करते हैं, नीटा डी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.177 डिवाइड बाय 1.73 इंटू 100%। क्लियर है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 89.76%। क्लियर है ना? इस टाइप के क्वेश्चन एक आध बार गेट और ईएस में पूछे हुए हैं, एसएससी जेई में 2 बार फॉर्मूला इसका पूछा जा चुका है, तो मे भी पूछा जा सकता है आने वाले समय में। बनाएं इसको आप। और ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है, इसे एक और नाम दिया जाता है, इसे बोला जाता है यूनिफॉर्मिटी कांस्टेंट। यूनिफॉर्मिटी कांस्टेंट लिख लेना साइड में इसके, मे भी पूछ ले आने वाले समय में। देखो अपने पास 5 तरह की एफिशिएंसी थी, पांचों तरह की एफिशिएंसी हम पढ़ चुके हैं। इन पे छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, जो छोटे छोटे फॉर्मूलाज थे इनके, उन पे बेस या उन पे बेस छोटे छोटे न्यूमेरिकल। क्लियर है ना? और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में और इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना, सॉल्व कर लेना। किसी में प्रॉब्लम आया है तो डिस्कशन वाले ग्रुप पे अपने डाल देना, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।